हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे। तो आज जो है हम जो है इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, जो भी भारतीय इतिहास है उससे के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। फुल सेशन है तो डिस्कस उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उसको जो है नोट डाउन कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बता दें कि ये जो कंटेंट है आपके लिए आने वाले एच पी एस एस सी और एच पी एस एस बी जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कंडक्टर हो गया, पुलिस हो गया, एस आई हो गया, जो भी इसमें जो है इतिहास का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूरे हिस्ट्री जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारे पास साहित्यक। तो साहित्यक साक्ष्य रूप से अंतर्गत साहित्य ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों को अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये धार्मिक साहित्य होता है, एक लौकिक साहित्य होता है, ठीक है। धार्मिक साहित्य में क्या आता है? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जाती है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। किसकी? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत क्या आता है? वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, रामायण आता है, महाभारत आती है, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट है वेद। वेद क्या होते हैं? वेद होते हैं ये भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। तो वे इसके जो द्वैपायन किन्हीं ने किया है, तो इसका जो सर्वाचीन ग्रंथ संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये हेडलाइट किया गया है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेदों की संख्या चार है, कौन से हैं? तो वेदों की संख्या कौन कौन से हैं? ये चार है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है तथा अथर्ववेद है। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये अंडरलाइन किए कर लें। चार वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, याद रखें इसको भी। नेक्स्ट है हमारे पास ऋग्वेद। तो एक एक वेद को हम डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद, चार वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इससे क्वेश्चन बनता है। इसमें कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लें। तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है 8 अष्टक हैं और 1600 मंत्र हैं, याद रखेंगे कितने हैं? 8 अष्टक हैं, 1600 मंत्र हैं, सॉरी 10,600 मंत्र हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ये सारा अंडरलाइन जो है नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट स्टेप है इसमें ऋग्वेद में, इस वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मंडल को जो है 9वें मंडल को जो है सोम मंडल भी कहा जाता है। किस मंडल को कहते हैं? 9वें मंडल को, याद रखेंगे। इससे रिलेटेड जो है आपके लिए एक वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। इससे रिलेटेड आज जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें जो है आपने जो है अपने जो स्कोर जांचना है, ठीक है। तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अगली वीडियो में जो है आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद को वेद कौन सा है? तो सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। किसे माना जाता है? सामवेद को। इस वेद में कितनी रचनाएं हैं? 1549 ऋचाएँ हैं, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। कितनी ऋचाएँ हैं? 1549। नेक्स्ट है इस वेद का मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। एक है जैमिनीय, एक है रणथनीय और एक है कौथुम, ठीक है, याद रखेंगे। जैमिनीय, रणथनीय और कौथुम। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? तो इस वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य व गद्य दोनों के रूप में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जो नोट डाउन कर लें। ऐसा कौन सा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों के रूप में मिलता है? तो उसका जो है यजुर्वेद कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यजुर्वेद कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में जो है विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक है। यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है इस वेद के 2 भाग हैं। तो कौन से 2 भाग हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, याद रखेंगे। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके 2 वेद, ठीक है, ठीक है, या 2 वेदों में भाग हैं इसके। नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद में है
इस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इस वेद में क्या है, सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो 20 मंडल हैं, 731 ऋचाएँ हैं और 5987 मंत्र हैं। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है हमारे पास अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास उपनिषद। इससे भी क्वेश्चन बनता है, उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद जो है, या नोट डाउन करेंगे तो उपनिषद का शब्द अर्थ है समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखें, उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें का कुल संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या जो है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108। याद रखेंगे इसको, कितनी है, 108 है, याद रखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको भी, उपनिषद कितने हैं, 108। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पुराण। तो हम पुराण के बारे में पढ़ते हैं। तो पुराण है, पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष है तथा उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा को माना जाता है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। और उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद जो है 108 है, और जो पुराण है वो कितने हैं, 18 हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको जो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, हम रामायण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, रामायण। तो रामायण यह एक आदि काल काव्य है। इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे, रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि में, और किस भाषा में, संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। याद रखेंगे, कितने थे प्रारंभ में, 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए हैं। ठीक है, तो पहले 6000 थे, आज जो है अभी जो रिसेंटली जो है 24,000 हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, रामायण को क्या कहा जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, जो है रामायण को कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महाभारत के बारे में। तो महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। तो इस महाकाव्य की रचना जो है 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है, महर्षि व्यास द्वारा की गई है। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको, किसके द्वारा की गई है, महर्षि व्यास द्वारा की गई है। नेक्स्ट, प्रारंभ में इसमें जो है कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक थे इसमें, जिसे जय संहिता कहा जाता था। जिसे जय संहिता, महाभारत को क्या कहते हैं, जय संहिता भी कहा जाता है। याद रखेंगे इसको भी। इसके कुछ साल बाद श्लोकों की संख्या जो है 24,000 हो गई है, और इसे भारत कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख जो है अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। ठीक है, याद रखें, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, अश्वलागन। ठीक है, अश्वलायन में गृह सूत्र में मिलता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लौकिक साहित्य। ठीक है, तो लौकिक साहित्य क्या है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या आता है, इसके रचयिता कौटिल्य जाने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के रचयिता किसे कहते हैं, कौटिल्य यानी कि चाणक्य हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो किसमें मिलती है, ये लौकिक साहित्य में जो है मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन काल व्यवस्था की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन है, इसको जो नोट डाउन कर लें। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है, ये कलहण के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है गांगी संहिता। यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले पवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण यानी कि साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। विदेशियों के विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। नेक्स्ट है, विदेशियों के विवरण को 3 भागों में जो बांटा गया है। तो कौन कौन से विदेशी जो है, यूनान और रोम के लेखों का विवरण, चीनी यात्रियों का वृत्तांत, और तीसरा है अरब यात्रियों का वृत्तांत। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। तो एक एक करके जो जानते हैं इसको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट है यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास हेरोडोटस।
तो हेरोडोटस जो है इसके बारे में जानते हैं। तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, याद रखेंगे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इन्होंने अपनी पुस्तक जिसे हिस्टोरिफा में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों को वर्णन किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सनीज। मैक्सनीज क्या कहते हैं, मैक्सनीज इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मैक्सनीज ने लिखी है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सनीज जो है, मैक्सनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटर का जो एक राजदूत था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में कौन सा आया था, तो सेल्यूकस निकेटर आया था। तो ये किसके राजदूत था, ये मैक्सनीज का राजदूत था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डायमेकस। तो यह सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे डाइमेकस। ठीक है, याद रखेंगे सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है डायनोसियस। तो डायनोसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फियस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है टॉलमी। तो इसने 2री शताब्दी के आसपास जो 150 भूगोल नामक ग्रंथों की रचना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टॉलमी ने जो है भूगोल के नामक ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है प्लिनी। तो प्लिनी इसने जो है नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ इत्यादि का विवरण दिया गया है। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है चीनी यात्री का वृत्तांत। तो चीनी यात्री क्या थे, फायान। तो फायान किसके शासनकाल में आए थे, तो इसके बारे में जानते हैं। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि 375 से 415 ईस्वी के दरबार में ईस्वी में तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। तो कौन आया था, फाहियान आया था। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट फाहियान ने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है जिसमें मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास सुंग यून। तो सुंग यून जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। उसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है ह्यूनसांग। ह्यूनसांग क्या थे, ह्यूनसांग को युवा नवचांग के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, युवा नवचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। ठीक है, यह हर्षवर्धन के समय जो 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। ये 16 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, ये 16 वर्षों तक जो है भारत में रहा था, कौन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है इसिंग। इसिंग। तो इसिंग इसके बारे में जानते हैं। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अरब यात्रियों का वृत्तांत। तो अलबिरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्द अहमद अलबरूनी था। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्द अहमद अबरूनी था। नेक्स्ट है इसका जन्म जो है 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ख्वारिज़्म में हुआ था। नेक्स्ट है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो इसको भी नोट डाउन कर लें। ये महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। ये अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। यह जो है अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है इवन खुरदाव। तो इसने 9वीं सदी के ग्रंथ किल्बुल मसालिक बल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यवहारिक मार्गों का विवरण दिया है, याद रखेंगे, ऐसे ही नोट डाउन कर लें इनको। नेक्स्ट है अलम सूदी। इसने अपने ग्रंथ मरूरज जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का संजीव चित्रण किया है। नेक्स्ट है सुलेमान। इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मीर मोहम्मद मासूम। इसके तारीख ए हिंद से सिंध देश के इतिहास, मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। तो इसको जो नोट डाउन कर लें। ये पूछा जाता है तारीख ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ये लिखी गई है, याद रखेंगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में मिले गए हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। तो कितने प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो 3 प्रकार के, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक।
तो अभिलेख किन्हें कहते हैं, तो अभिलेख के बारे में जानते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्र पत्रों पर खुदे जाते हैं, जिन्हें अभिलेख कहते हैं। याद रखेंगे, अभिलेख जी किन्हें कहते हैं, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्र पत्रों पर खुदे जाते हैं। नेक्स्ट है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुरालेख शास्त्र कहते हैं। याद रखेंगे, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बुग्जकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हित नरेश सप्लियुमा तथा मिस्री नरेश मतीवाजा के बीच संधि का उल्लेख है। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है हमारे पास बुग्जकोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मिश्र, वरुण और नसत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, किसके नाम मिले हैं, इंद्र, मिश्र, वरुण और नसत्य के नाम मिलते हैं। याद रखेंगे, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है पुराने इतिहास काल में जो है किसके शासन काल में जो किस देवता की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण पवन राजदूत हेलोडोटस के वैश्यनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है कलिंग नरेश खारवेल के हाथी एवं गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इसको जो नोट डाउन कर लें, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सोहगौरा अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास एक लाइन है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भारत पर होने वाले हुण आक्रमण का जानकारी किसके स्तंभ से मिलती है, तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी में एरन अभिलेख सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे, एरन अभिलेख किसे कहते हैं, तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी में जो है एरन अभिलेख सेनापति जो भानुगुप्त की पत्नी है से प्राप्त होती है। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। यह भी हाल ही में जो HPSSC की पूछा गया था। तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो आहत कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें कर्षाप्रण, ठीक है, पुराण, धरण और शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। नेक्स्ट, सिक्कों पर उल्लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। ठीक है, तो सिक्कों पर जो लेख लिखवाने का काम किसने किया था, तो यवन शासकों ने जो किया था। इसको भी नोट डाउन कर लें, किसने किया था, यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट, कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। तो कनिष्क के सिक्कों से जो है ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये भी पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त क्या कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो बीड़ा वाद्य यंत्र बजाते थे। नेक्स्ट है, अरिकामेडु यानी कि पुदुचेरी के निकट है ये से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है स्मारक। तो स्मारक के बारे में जानते हैं। तो स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं जिनसे विभिन्न युगों के सामाजिक, धार्मिक अथवा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत स्थित अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं जिनसे ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ संबंध का पता चलता है। नेक्स्ट है, मंदिरों में उत्तर भारत का निर्माण शैली को नागर, दक्षिण भारत के मंदिर शैली को द्रविड़ शैली और तथा वेसर शैली में दोनों का मिश्रण है। तो इसको जो नोट डाउन कर लें, ठीक, कि पूछा जाता है कि मंदिरों में उत्तर भारत के निर्माण शैली को नगर, दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली और बेसर शैली में दोनों आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर भारत के निर्माण में शैली को नागर शैली और जो दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली और बेसर शैली जो है दोनों का मिश्रण होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपके लिए जो एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूँ। तो ये कोट है, जो कुछ आप सोचते हो वो आप आसानी से कर सकते हो, जो आप आज तक नहीं सोचे उसको भी सोच सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसको जो नोट डाउन कर लें। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है किसी ने। तो जो कुछ आप सोचते हो वो आप आसानी से कर सकते हो, जो भी आपने कुछ सोचा है उसको आप आसानी से कर सकते हो। अगर आज तक नहीं सोचे हो
तो उसको भी सोच सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है। ठीक है, तो नौकरी लेनी है, कोई ये भी असंभव कार्य नहीं है, मन चित लगा के पढ़ना है। तो नेक्स्ट, हमारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन उसका समय आता है, मेहनत करते रहिए, क्या पता आपका समय कब आ जाए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, इस प्यार चैनल को जो है अपना ढेर सारा प्यार देना, और परिवार को जो है बहुत बड़ा बनाना है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।